स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। हिस्ट्री का टेस्ट लेकर हम उपस्थित हैं। चलिए, आपको नियम पता है और चलिए टेस्ट शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने विलय नहीं किया? मतलब जब भारत का एकीकरण हो रहा था, अंग्रेज छोड़कर चले गए तो बहुत छोटी-छोटी देसी रियासतें थी। तो जब विलय हो गया था तो कोई 3 ऐसे रियासतें बाकी थी जिन्होंने विलय नहीं किया था। आपको बताना है वो कौन थी। ऑप्शन ए है जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी है उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी है हैदराबाद, उदयपुर, अहमदाबाद। सोचिए किन रियासतों ने विलय नहीं किया था। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने विलय नहीं किया था। बाकी सभी देसी रियासतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के अगुवाई में सब ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया और भारत में सब विलय कर लिए, लेकिन इन 3 रियासतों ने विलय नहीं किया। अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दरअसल कश्मीर ने भारत में विलय 17 अक्टूबर 1948 को राजा हरि सिंह के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर। दरअसल कश्मीर का राजा कौन था? राजा हरि सिंह थे। दूसरी चीज ये जानते रहिएगा कि जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो हरि सिंह हिंदू था, जबकि जम्मू कश्मीर की जनता मुस्लिम थी। एक चीज याद रखिएगा, हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके वहाँ मतलब भारत में विलय कर लिया। और हैदराबाद का जो विलय हुआ था, ये दूसरा जो ऑप्शन है हैदराबाद का विलय तत्कालीन गृह मंत्री, उसमें गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करवाई गई। और वो कैसे करवाई गई? पुलिस कार्रवाई पर। वो मान ही नहीं रहा था, पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। उसके बाद सेना से घेर कर उसको जबरदस्ती आत्मसमर्पण करना पड़ा और 17 सितंबर 1947 को उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। एक चीज, जूनागढ़ का जो शासक था, ये जो जूनागढ़ है ये वाला, जूनागढ़ का जो शासक था वो वहाँ की जनता को उग्रता को देखते हुए छोड़कर भाग गया। कहाँ? पाकिस्तान भाग गया। और वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया कि जनता किधर रहना चाहती है, भारत में कि पाकिस्तान में। तो जूनागढ़ का जो शासक पाकिस्तान भाग गया और जो वहाँ पर जनमत संग्रह को आधार बनाकर, तो वहाँ पर जब जनमत संग्रह कराया गया मतलब वोटिंग कराई गई, तो ढेर सारी जनता ने वोट किया कि वो भारत में रहना चाहती हैं। अतः 9 नवंबर 1948 को जूनागढ़ का भी विलय संघ में कर लिया गया। तो ये 3 ऐसे थे जिन्होंने विलय नहीं किया था, इनका विलय बाद में होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, बार बार पेपर में आता रहता है क्योंकि सभी एकत्र हो गए थे, यही नहीं हुए थे। यहाँ पर एक फैक्ट और आपको पता होगा, उस समय हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? अगर आप आधुनिक इतिहास पढ़े होंगे तो शुरू में ही आपको ये मिल गया होगा। ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर्ड अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए 1773। दरअसल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, ये भी याद रखिएगा। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नाम का था? सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट वो होता है जिसके ऊपर और कहीं सुनवाई ना हो, लेकिन ये जो कलकत्ता में था इसके ऊपर भी ब्रिटेन में सुनवाई होती थी। तो एक प्रकार से नाम का सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट था, यही आप जानते रहिएगा। और इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक तथा अंग्रेज थे। कलकत्ता के बाहर से रहने वाले भारतीयों के झगड़ों को यह न्यायालय तभी सुन सकता था जब दोनों पक्ष स्वीकृत दे। जैसे कि ये जो कलकत्ता में स्थापित हुआ था न्यायालय, ये कलकत्ता के लिए ही था, लेकिन कलकत्ता के बाहर जैसे बिहार से लोग गए, यूपी से लोग गए, अगर वो भी अपना न्यायालय में सुनवाना चाहते हैं, तो अपनी बातें वहां रखना चाहते हैं, तो जो 2 पक्ष हैं, दोनों पक्ष की सहमति से ही यह न्यायालय सुन सकता था। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, जो एलिजा इम्पे थे इसके वो प्रथम न्यायाधीश थे। इंपॉर्टेंट है कि ये कभी क्वेश्चन आ जाए, भारत में जो प्रथम न्यायालय स्थापित हुआ था तो उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। तो यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर और एक चीज है, देख लेते हैं। ये जो 1935 का नियम था, इसके तहत क्या किया गया? केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। आप पढ़े होंगे द्वैध शासन। और ये 1919 के नियम के द्वारा राज्यों में, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? कौन सी पत्रिका थी जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था? ऑप्शन है नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, अफ्रीकन न्यूज। सोचिए कौन सी पत्रिका का गांधी जी ने प्रकाशित किया था दक्षिण अफ्रीका में। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? 1904 में। अब आप सोच लीजिए 1904 मतलब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। क्यों? क्योंकि आप पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, तभी तो उन्होंने वो 9 जनवरी को भारत आए थे, इसलिए तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगर आप पढ़े होंगे तो ये भी याद होगा। 1915 में आए थे और ये कब पत्रिका कब शुरू किए थे? 1904 में। तो कहाँ थे उस समय? दक्षिण अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष, सचिंद्र सान्याल, सूर्य सेन, बीडी सावरकर। सोचिए किसने की थी। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, बीडी सावरकर ने की थी। दरअसल 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित की गई, जिससे 1907 में अभिनव भारत नामक संस्था अस्तित्व में आया और इसके संस्थापक थे गणेश सावरकर एवं विनायक सावरकर। और अभिनव भारत एक ऐसी संस्था थी जिसमें युवकों को क्रांति के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, क्रांतिकारी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था तथा युद्ध कला सिखाई जाती थी। और इसमें बहुत सारी कलाएं, हथियार बनाने की भी बहुत सारी कलाएं इसमें सिखाई जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिए। आप यहाँ देखिए, एक मिनट, आप यहाँ देखिए, इनका बीडी सावरकर का जो जन्म हुआ था 1883 में, 28 मई 1883 में कहाँ हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था। ये चीज याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वहीं बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। 82 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। एक चीज, इन्होंने इच्छा मृत्यु, यूथेनेसिया कहा जाता है इसे, इच्छा जिसे संलेखना कहते हैं। जैन धर्म में एक मृत्यु है संलेखना विधि, आप जानते होंगे। संलेखना विधि में क्या होता है कि जो लोग जैनी होते हैं, जैन महात्मा होते हैं, वो क्या करते हैं? खाना पीना छोड़ देते हैं और अपने इच्छा से अपनी सांस को रोककर खुद को मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। इसे संलेखना मृत्यु कहते हैं। तो इसी संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लस ये मुंबई से संबंधित है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखा दें, सूर्य सेन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप। सूर्य सेन वहीं ऑप्शन में था। इनका जन्म 1894 में हुआ था, मृत्यु 1934 में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे, पहली बात। और इनको चटगांव शस्त्रागार विद्रोह में इन्हें पकड़कर फांसी दे दिया गया था। कब? 1934 में। ये बहुत महत्वपूर्ण शख्स है। पूछा जाता है चटगांव शस्त्रागार विद्रोह में किसे पकड़ा गया था? तो सूर्यसेन को पकड़ा गया था और इन्हें फांसी दे दिया गया था। ये चीज याद रखिएगा। एक चीज और है, सचिन सान्याल ऑप्शन में थे, उनको भी देख लीजिए। इनका जन्म 1893 में वाराणसी में हुआ था और मृत्यु 1942 में गोरखपुर में हुई थी। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, बीडी सावरकर ने गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। ऐसी संस्था थी जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करती थी, उन्हें क्रांतिकारी बनाने का कार्य करती थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आप, अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है, मतलब किस अभिलेख या साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? मतलब किसी अभिलेख और साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कहाँ खोदी गई थी? अंग में, महाजनपद थे उस टाइम, ये सब आप जानते होंगे। बंगाल में, कलिंग में, बंगाल मतलब बंग इसे मिलता है, बंग, और ये कलिंग और ये मगध। कहाँ पर एक नहर खोदी गई थी? यह जो अभिलेखों से मिलता है वो इस ऑप्शन में कहां पर एक नहर खोदी गई थी, बताइए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी सही है, कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। दरअसल बात आप समझिएगा, दरअसल नंद राजवंश था प्राचीन काल में, वह 344 ईसा पूर्व से
324 ईसा पूर्व तक था। एक चीज याद रखिएगा, ईसा पूर्व ईस्वी से भी पहले। और उस समय के जो यशस्वी शासक थे महापद्म नंद के समय में भारतीय इतिहास में पहली बार भारत का जो साम्राज्य था, इसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदानों का अतिक्रमण कर गई। मतलब गंगा घाटी के मैदानों को भी क्रॉस करके आगे निकल गई। मतलब बहुत बड़ा मैदान क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र इन्होंने जीत लिया था, कहने का मतलब ये है। और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इनके मतलब नंद राजाओं के कलिंग विजय की सूचना सुलभ होती मतलब मिलती है, जिसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गए तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाए थे। तो ये कारवेल का जो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, कलिंग नरेश खारवेल, आप नाम सुने होंगे खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उससे पता चलता है कि नंद राजाओं ने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। तो ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था? बुद्ध ने जो संघ बनाया था उसका प्रमुख कौन उनके जिंदा रहते ही बनना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। सोचिए कौन बनना चाहता था। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, देवदत्त। दरअसल देवदत्त और बुद्ध की कहानियां आप बहुत पढ़े होंगे। एक बहुत पुरानी कहानी पढ़े होंगे कि देवदत्त ने एक हंस को तीर मारा था, हंस घायल हो गया था, देवदत्त ने उसका इलाज किया था। आप ये कहानी पढ़े होंगे। तो देवदत्त जो था इनके समकालीन था और ये बुद्ध से काफ़ी जलता रहता था और बुद्ध के कार्यों में अड़चने उत्पन्न करता था। जब बुद्ध ने बौद्ध धर्म को स्थापित किया और यह धर्म इतना बड़े स्तर पे फैला तो इसको लालच आ गया कि यह संघ का अगर मैं संस्थापक या फिर इसका अध्यक्ष मैं बन जाऊं तो मेरा भी नाम हो जाएगा। तो ये इनके जीवन के काल में ही देवदत्त संघ का प्रमुख बनना चाहता था। दरअसल अनुश्रुतियों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार देवदत्त बुद्ध का चचेरा और अग्रज था। अग्रज मतलब बड़ा भाई था, चचेरा भाई था। वह प्रारंभ से ही हिंसक प्रवृत्ति का था, आप जानते हो, पढ़े हो। और प्रवज्ञा ग्रहण करने के बाद इसकी बुद्ध से आगे बढ़ने की इच्छाएं कम नहीं हुई और यह जो इनका संघ था इसका भी प्रमुख बनने की लालसा लेकर आगे बढ़ा और बहुत सारे काम ऐसे किए जिससे लग रहा था कि यह इनको हटाकर इनके जीवन में ही इस संघ का प्रमुख बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप वैसे भी देवदत्त की कहानियां बहुत पढ़े होंगे बुद्ध के साथ, तो वैसे भी आपको याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अनावर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनावर ए सुहेली ये जो ग्रंथ है किसका अनुवाद है? ये पंचतंत्र का, महाभारत का, रामायण का, सूरसागर का। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, पंचतंत्र का है ये। आप पंचतंत्र के बारे में सुने होंगे। दरअसल अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक था, आप ये पढ़े होंगे। और उसके दरबार में थे अबुल फजल, जो संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, जो फारसी भाषा में अनुवाद किया था उसका नाम रखा था अनावर ए सुहेली। किसने किया था? अबुल फजल ने। ये किस भाषा में है? पंचतंत्र संस्कृत भाषा में है। इसका अनुवाद किसमें किया? फारसी भाषा में। क्या नाम रखा? अनावर ए सुहेली। और मौलाना अबुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था और उसका नाम रखा था रज्जनामा। आप पढ़े होंगे, रज्जनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका फारसी अनुवाद किया था और उसका नाम रजनामा रखा था। बदायूनी और अन्य लेखकों ने मिलकर रामायण का भी फारसी अनुवाद किया था। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बदायूनी ने ही दोनों का किया था, लेकिन पंचतंत्र का भी अबुल फजल ने किया था। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ केवल ये पूछा गया था कि अनावर सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है, तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। याद रखना, पंचतंत्र किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए किसे भेजा? इनायत खान, अफजल खान, शाइस्ता खान, सैयद बादा। सोचिए किसे भेजा। चलिए आपको आंसर बताते हैं। अफजल खान।
आप एक बचपन में कहानी पढ़े होंगे कि शिवाजी से जब अफजल खान मिलने आया, तो अफजल खान जो आया था वो मिलने के उद्देश्य बात केवल ये करके आया था कि हम मिलने आ रहे हैं आपसे, कुछ बात करेंगे, लेकिन वो आया था शिवाजी को मारने के उद्देश्य से। और बात ये हुई थी कोई शस्त्र लेकर नहीं आएगा, लेकिन वो चुपके से शस्त्र लेकर आया था। और वो जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, शिवाजी ने हाथ में बघनखे पहन रखे थे, बाघ के नाखून हाथ में पहन रखे थे, और उसी से नोच नोच कर उसको मार डाला था। ये कहानी आप पढ़े होंगे। शिवाजी की बहादुरी वाली कहानी जब आती है तो उसमें ये अफजल खान वाली कहानी जरूर छपती है। तो अफजल खान आया था, किसने भेजा था? बीजापुर के सुल्तान ने। कब भेजा था? 1659 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन आया था उनसे मिलने? अफजल खान। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक, चोल शासक, राष्ट्रकूट शासक, पाल शासक? सोचिए किसने करवाया था। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे ध्यान से तो आपको ये चीजें जरूर मिली होंगी। दरअसल एलोरा जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की और अजंता से लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिरों के समूह हैं। 3 धर्म के मंदिर हैं वहां पर, आप जानते हो, बौद्ध, जैन, हिंदू। और यहीं पर राष्ट्रकूटों ने ये जो एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण करवाया है, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऐसी कौन सी नदी है जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा जिसका वर्णन किया गया है? सिंधु, सतलज, सरस्वती, गंगा? सोचिए। चलिए मैं आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन ए सही है, सिंधु नदी। दरअसल ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंध नदी को बताया गया है, जिसका वर्णन कई बार आया है। और सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी गई है और उसे नदीयतमा मतलब नदियों की माता कहकर उल्लेखित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक चीज आप जानते रहिएगा, अगर भारत का मैप जब बनता है, आप देखो ऐसे बनता है, ऐसे, तो आर्य जो आए थे, माना जाता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों से आए थे, इधर से आएंगे सबसे पहले इनको सिंध नदी ही तो मिलेगी। ये सिंधु नदी के क्षेत्र में ही बसे थे। तो सिंधु नदी का वर्णन, अब कहा जाता है कि आर्यों ने ही वेदों की रचना की है, तो सिंधु नदी का वर्णन भी करेंगे। सिंपल सी बात है, गंगा के पास ये लोग पहुंच ही नहीं पाए थे, जब तक पहुंचे थे तो 1-2 बार वर्णन कर दिए थे। अतः इन लोगों ने सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज्यादा बार किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। यहीं से 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक आप पढ़ते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी करते हैं।